आगे इन सभी से आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी आदरणीय रजिस्ट्रार साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे पधारने का कष्ट करें। आप माननीय मंत्री जी। आज के एक दिवसीय प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम में मैं माननीय मंत्री आदरणीय रजिस्ट्रार साहब का स्वागत करता हूं। आदरणीय शुक्ला साहब से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारने का कष्ट करें। आदरणीय पीएस तिवारी सर से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन हो। आज के इस एक दिवसीय प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। माननीय मंत्री जी एक बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय एमडी सर से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आदरणीय सर। सर बताना चाहूंगा कि जो आज का ये कार्यक्रम है, इसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं वो विभागीय जेआरसीएस, डीआरसीएस, एआरसीएस, बैंक से हमारे सीओस, हमारे जो पैक्स के दो ऑडिटर्स हैं वो आए हुए हैं, और डीसीसीबी से जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो आए हुए हैं। साथ में हर एक जिले से 5 पैक्स के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि ई पैक्स का सर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं आज। क्योंकि जो हमारी प्राथमिकता है आज के दौर में वो ये है, जो आप लोग आपसे जो मीटिंग में हम लोग को रिव्यू करके इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैक्स का काम 100% कंप्यूटराइज हो जाए, तो सर उसी परिप्रेक्ष्य में ये वर्कशॉप रखी गई है। तो साथ में इस कार्यक्रम की एक और कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, जो कि बड़ा शुभ अवसर की बात है कि माननीय मंत्री जी के कर कमलों से जो हमारे विभागीय अनुकंपा नियुक्ति के आदेश हैं वो भी माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो हमारे नवीन आगंतुक हैं जो विभाग में आए हुए हैं उनके लिए। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो जो नियुक्ति पत्र का वितरण संबंधित कर्मचारियों को करें। मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया करके सीक्वेंस में आइएगा। इस साइड से, मेरी साइड से आके उधर से निकलते जाइएगा। कुमारी प्रेरणा सोनी, श्री ओजस्वा यादव, श्री विजयराज सोनवे, कुमारी पूर्णिमा गहलोत। आप लोग माननीय मंत्री जी के हाथों से अपने आदेश प्राप्त करेंगे। प्रेरणा सोनी, ओजस्वा यादव, मैडम इधर आ जाएं, विजयराज सोनवे, कुमारी पूर्णिमा गहलोत। उसके बाद कुमारी योगिता, कुमारी सोमिया, श्रीमती शुभांगी। आप लोग भी एक एक से आते जाइए। शुभांगी जी के बाद श्री मुकेश कुमार, विनोद रैकवार, श्रीमती सुभद्रा सिंह, शुभांगी देन श्री मुकेश,
मुकेश कुमार शुभांगी जी के बाद उसके बाद विनोद रैकवार जी, श्रीमती सुभद्रा सिंह, कुमारी कंचन दाहिया, आप लोग ताली बजाते रहिए, श्रीमती उषा सेन, श्री हेमंत प्रधान, श्री अक्षय चौहान, श्री देशराज वर्मा, उषा सिंह जी, उनके बाद हेमंत प्रधान जी, उसके बाद अक्षय चौहान, उनके बाद देशराज वर्मा जी, उसके बाद शुभम पांचाल जी, जय कुमार बैगर जी, श्री आशीष कोरी जी, सुश्री नेहा सोलंकी जी, उनके बाद श्रीमती भावना तिवारी जी, श्रीमती भावना के बाद दीपेश सिसोदिया जी, उनके बाद श्री राजेश पटेल जी, और जो हमारे अंतिम साथी हैं वो हैं श्री अमित जाटव जी। साथियों, ये जो अनुकंपा नियुक्ति के आदेश माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, आप सभी साथियों का विभाग में और इस सहकारिता परिवार में ढेर सारा स्वागत है, और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप सभी शामिल हो सके, ये भी बड़ा हर्ष का विषय है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आदरणीय एमडी सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना आदरणीय एमडी सर से अनुरोध आदरणीय एसीएस सर से अनुरोध है कि वो हमको आशीष वचन प्रदान करें। नमस्कार सर। आदरणीय मंत्री जी, एसीएस सर, आरसीएस सर, शुक्ला सर और तिवारी सर और सभी सहभागियों, सर प्रातः 10 बजे से हम लोग का कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ है और NLPSB हैदराबाद से 2 ट्रेनर आए हुए हैं और नाबार्ड के ट्रेनर भी यहाँ से थे, तो 2 सेशन सुबह से हुए हैं और 2 सेशन में सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ है सर, जो हम लोगों का इंडिया गवर्नमेंट की जब हम लोग की VC होती है तो पार्किंग अकाउंट में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसमें सभी पार्टिसिपेंट ने बड़े जोर शोर से हिस्सा लिया और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने जो अच्छे लोग हैं जो कंप्यूटर में जिन्होंने महारत हासिल की है, जिन्होंने पार्किंग में अपना अकाउंट 0 करा है या कम करा है, ऐसे लोगों के अनुभव भी मंच में बुला के उन लोगों से दूसरे लोगों को करवाया है। जो जिन लोगों को कुछ समस्याएं थी कि हम ऐसा एंट्री है हमारे कंप्यूटर में, उसको किस तरीके से क्लियर करेंगे, तो आपस में ही इन लोगों ने एक दूसरे का समाधान भी किया है सर। NLPSB ने भी इन लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। शुरू से जो कंप्यूटराइजेशन से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट और फर्स्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट DCT प्री माइग्रेशन जो शुरू से हुआ है, उसको भी मेमोरी रिकॉल की गई है। जो उसके 22 मॉड्यूल हैं कैश कंप्यूटराइजेशन के, तो प्रत्येक मॉड्यूल के अंदर जा जाके उनकी एंट्री कैसे की गई है और कहाँ चूक हुई है, उसको कैसे क्लियर करना है, इसकी भी बात करी है। 2 सेशन और जो लंच के बाद हम लोगों ने रखे हैं, उसमें ऑडिट पे हम लोग जोर देंगे और पैक्स मोड में 15 मई तक हर पैक्स को कैसे ले जाना है, उसमें कौन सी समस्याएं
आएंगी तो कैसे सॉल्व करना है, इसका भी प्रेजेंटेशन हैदराबाद की टीम द्वारा किया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग 4:30 बजे से फिर से एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम करेंगे। तो जितने प्रतिभागी हैं इनकी शंकाओं का समाधान हैदराबाद की टीम करेगी, ये कोशिश हम लोगों की रहेगी। सर सर आज के कार्यक्रम में एक बुक हम लोगों ने तैयार करी है जो ई पैक्स के लिए मार्गदर्शिका के रूप में जारी हो रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी मंचासीन अधिकारियों से कि वो इस बुक का विमोचन करें। साथ में आप लोग भी उस बुक को जो आपके फोल्डर में रखी हुई है उसको निकाल लेंगे। इस बुक में जो हमारे सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स हैं उनकी रियल टाइम एंट्री किस तरह से की जा सकती है उसके बारे में विथ एग्जांपल्स विथ स्क्रीनशॉट्स रखा गया है। साथ में इसमें ऑडिट संबंधी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी समाहित करे गए हैं। एंड लास्ट में 2 पेज हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस के कंटेंट से साइबर सिक्योरिटी के लिए साथ में रखे हैं। अभी मैं सभी प्रतिभागियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बुक ऊपर कर लें और एक फोटोग्राफ हो जाए। सभी लोगों के पास फोल्डर्स हैं, कृपया करके निकाल के पीछे इससे जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी हम लोग आपको कल सर्कुलेट कर देंगे। सभी साथियों को आप उसमें उपयोग के लिए करिएगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमको आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित ACS अशोक वर्डवाल जी, RCS मनोज पुष्प जी, PS तिवारी जी, मनोज गुप्ता जी, शुक्ला जी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए भाई और बहन। कौन कौन है यहाँ पे पार्टिसिपेंट? बैंक के CEO हैं सब? जरा बताएं। JR कौन कौन है? कितने हैं? अपने हाथ उठाइए। कितने हैं JR? सब JR आए हैं? मनोज जी 15 के लगभग है। अच्छा, लगभग सभी है। लगभग से नहीं होता ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो सभी है सर। आप जितने हैं सभी आए। हिसाब से भी नहीं होता। सभी आए। DR पूरे DR आ गए? मतलब कि आज पूरा फील्ड खाली हो गया है? सब JR सब DR सभी आ गए। और AR भी आए हैं? AR भी हैं। और बैंक के CEO? उसके बाद प्रबंधक भी है। सोसाइटी प्रबंधक कौन कौन है? देखो आगे थोड़ी सी व्यवस्थाओं जब ये स्ट्रक्चर पूरा हमारा प्रोग्राम है तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक व्यवस्था भी वैसी है। जैसे एक JR हो, उनके BR हो, उनके AR हो, उनके बैंक मैनेजर हो, तो एक साथ यदि बैठेंगे ना तो हम बातचीत कर पाएंगे। अभी स्कैटर्ड है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई नहीं। हम जब क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर दिन भर का हमारा एक सेमिनार है, हम कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो आगे ये सुनिश्चित किया जाए कि हम उस हिसाब से ही बैठक व्यवस्था करें। चलिए, आप सबको बहुत बधाई। और मैं देख रहा हूँ बहुत कम हम देखते हैं कि समन्वय भवन पूरा भरा हुआ मिलता है, और आज मैं देख रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा समन्वय भवन भरा हुआ है। आप आज दिन भर कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ आए, और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति वही सफल होता है जो हर समय सीखने की चाहत रखता है। कोई अल्टीमेट नहीं है, कोई पेट से हर कुछ सब कुछ सीख के नहीं आया। और अब जब टेक्नोलॉजी का बहुत तेजी से हमारी वर्किंग में प्रवेश हो रहा है, तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें हर समय सजग होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि हम सीखते रहें। ये बात सही है कि हम उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो गांव की, शहर की, समाज की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। मैं हर समय कहता आया हूं कि सहकारिता
ये व्यक्ति और समाज की आवश्यकता है, या हम ये कहें आवश्यकता ही नहीं, यही सच है। बिना सहकारिता के ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना प्रदेश, ना देश। बिना सहकारिता के कोई भी काम सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता। मैं हर समय कहता हूं कि आमतौर पर सहकारिता की बात आती है तो बड़ी कॉम्प्लेक्स की बात आ जाती है, बड़ा ऐसा लगता है बड़ा क्लिष्ट सा विषय है, पर सहकारिता क्लिष्ट नहीं है। सहकारिता तो रोजमर्रा का हमारी वर्किंग का ही तो काम है सहकारिता। और सहकारिता के माध्यम से हम विकास, जनता को रोजगार, अर्थव्यवस्था का उन्नयन, इस पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आज जैसा मैंने कहा कि आप दिन भर बैठकर कुछ ना कुछ विचार करेंगे, कुछ सीखेंगे। ये बात भी सही है कि सहकारी आंदोलन जिस लक्ष्य को लेकर शुरू किया गया था वो थोड़ा सा डेविएट हुआ, कुछ ना कुछ उसकी पथ में कुछ ना कुछ अड़चने भी आई। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है, उसमें हो सकता है सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग की गलती हो या परिस्थितियां ऐसी कुछ हो। मैं उस पर कोई बहुत दोष आपको नहीं देना चाहता, पर यह बात सही है कि जब सहकारी आंदोलन की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और इसीलिए इस सब सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटराइजेशन को लेकर एक बड़ी मुहिम चली। देश भर की पैक्स, देश भर की हमारी सहकारी संस्थाएं कंप्यूटर से जुड़े। कंप्यूटर से जुड़ने के जो लाभ है वो आप सबको मालूम है। पारदर्शिता एक बहुत बड़ा आयाम है, पर उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यदि हम काम करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परिपक्वता मिलती है, बहुत सरलता मिलती है। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। और उसका श्रेय किसी को जाता है तो ये आप सबको जाता है। मेरा मानना है कि जो जहां है, जिस स्थान पर है, इट इज ऑल प्रिस्क्राइब्ड, ये भगवान का लिखा हुआ ही आदेश है। कौन कब कहां कैसे रहेगा, आएगा, ये सब भगवान ने लिखा है। कौन डीआर बनेगा, कौन जेआर बनते बनते रह जाएगा, किस डीआर को जेआर का चार्ज मिल जाएगा। हो सकता है कुछ इस हॉल से निकले और अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुंचे उससे पहले ट्रांसफर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान का। मैंने तो अपने ऑफिस में लिखा हुआ है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि हम जहां हैं, जिस स्थान पर प्रिस्क्राइब, जैसे मरीज का पर्चा डॉक्टर लिखता है, ऐसा ही हमारा पर्चा भी भगवान ने लिखकर भेजा है। फिर मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे जिंदगी के आयाम ऐसे हैं जिसमें 10 से 5 तक काम करके आप जीवनोपार्जन तो कर सकते हो, पर समाज को कुछ दे नहीं पाते। मैंने 1-2 बार किस्सा सुनाया। जेट एयरवेज पहले चलती थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसमें सफर किया होगा। जेट एयरवेज में जब लैंडिंग होने वाली होती थी तो उससे पहले क्रू मेंबर एक अनाउंसमेंट करते थे और कहते थे कि जेट एयरवेज जो अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, यदि आप उसमें कुछ काम करना, कुछ दान देना चाहते हो तो आगे एक लिफाफा रखा है, उसमें कुछ पैसे रख दीजिए। मैं थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वर हूं, चीजों को देखता हूं। मैं हर बार देखता था कि प्लेन में जो युवा लोग चलते थे वो जरूर पैसा निकाल के उसमें जरूर डालते थे। मुझे लगता था कोई जो बहुत अधेड़ सा व्यक्ति है वो उसको उसमें नहीं कुछ करता था। एक बार मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, साउथ इंडियन था, आईटी सेक्टर का था। उसने करीब 2-3 हजार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2-3 हजार रुपए उसने डाले। तो मैंने क्यूरियोसिटी में उससे पूछा कि भाई तुमने ये पैसा क्यों डाला? तो उसने कहा कि साहब मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं, हम दोनों आईटी सेक्टर के हैं। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर घर काम में लग जाते हैं, पर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं।
हम कुछ वेलफेयर करना चाहते हैं, हमें कोई स्थान ही नहीं मिलता, हमें मौका ही नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि जब भी हम चलते हैं तो हमने ये निश्चित किया है कि जितने का टिकट होता है उतना ही हम इसमें डाल देते हैं। तो कहते हैं इसके कारण हमें लगता है हम समाज के लिए कुछ कर पाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हर व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है पर उसको मौका नहीं मिल पाता। सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग, सहकारी विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़े हुए लोग, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें ये सौभाग्य भगवान ने दिया है कि रोजमर्रा की नौकरी के साथ साथ इस समाज को भी बहुत पावर आंदोलन है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ, मैं तो हंसी मजाक में कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हो सकता है पुलिस को पहुंचने में किसी जगह देर लगे, पर सहकारिता का व्यक्ति तो 1 मिनट में हर गांव में हमारा नेटवर्क। अब ये अलग बात है कि ऊपर वालों की कितनी सुने नीचे वाले, पर नेटवर्क तो है। तो आप उस पावन कार्य में लगे। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे भी कहीं जाना और अभी कोई मीटिंग भी है, पर मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं। हम बहुत शिद्दत के साथ ये काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना, मैं तो नवाचार नया काम करने वाला व्यक्ति हूं। आपके माध्यम से यदि जिंदगी में 5, 8, 10, 25 लोगों को भी आपने जीवन संवार दिया ना, तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। और आप दिन भर में आप जिस लय के साथ काम यदि करोगे, यदि सार्थकता के साथ काम करोगे, तो निश्चित रूप से आप समाज को कुछ दे पाओगे। ये 10 और 5 की नौकरी नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं। लोग, समाज उसी को याद रखता है जो इस समाज के लिए कुछ करता है। ये मैं दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस देश में दिक्कत यही आई कि 75, 70, 72 साल की आजादी के बाद, 77 साल की आजादी के बाद इस देश में पुल के निर्माण की बात हुई, पुलिया के निर्माण की बात हुई, कारखानों के निर्माण की बात हुई, पर व्यक्ति के निर्माण की बात नहीं हो पाई। और व्यक्ति का निर्माण में कोई नई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, केवल बताना है। इसमें से इस हॉल में बैठा हुआ कौन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहता? बताओ, कोई ऐसा है क्या? सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते, नहीं करना चाहते? बताइए। हम भारत मां की जयकारा लगाते हैं ना, हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अश्फाकुल्लाह खां, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ना। इस समाज में, इस देश में उसी को याद किया गया, पूरी दुनिया में उसी को याद किया गया जिसने कुछ किया। और भाई और साथियों, आपको ये मौका मिला है कि आप कुछ कर पाओ। इस देश की अर्थव्यवस्था गांव में रहती है, और उस गांव की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित यदि करना है तो वो केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान बने। और वो यदि पूरा करना है तो उसका रास्ता कहीं से निकलेगा, तो केवल और केवल आपके द्वारा सहकारी आंदोलन से निकलेगा। और इसीलिए देश में पहली बार सहकारिता विभाग की स्थापना हुई। अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाया गया, और उसके बाद नवाचार की एक नई सीरीज शुरू हुई। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, मैं मंच से कहता हूं, इस विभाग के मंत्री होने के नाते कहता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, कहीं कोई दुराभाव नहीं है। जब इसीलिए तो इस देश में समय, इस प्रदेश में समय से खाद वितरण होती। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप समय से किसानों को ऋण उपलब्ध कराते। और उसके साथ एक दूसरा पक्ष भी है कि इस आंदोलन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती है। भाई और साथियों, हमें उस चर्चा को खत्म करना है, जड़मूल से खत्म करना है। यह सुनिश्चित करना है कि हमारे विभाग की ब्रांडिंग भी अच्छी हो और इसकी पूरी दृढ़ता के साथ काम करने की भावना भी स्थापित हो। आप एमपैक्स को लेकर आपने बहुत सारे काम किए होंगे, पर मुझे जिस लय के साथ मैं लगा हूं वो लय सामने से नहीं दिखती। कितने जेआर ऐसे हैं जो ये हाथ उठाकर बोले कि मैंने अपने क्षेत्र में एमपैक्स को लेकर काम किया? कितने डीआर हैं जिन्होंने यहां पर आरसीएस को चिट्ठी लिखी हो कि मेरे यहाँ ये पैक्स है जिसको हम मल्टी यूटिलिटी पैक्स में बदल सकते हैं? कितने प्रबंधक हैं जिन्होंने कहीं नेट पर, आजकल तो आईबीपीएस के कितने
जिनके सिलेक्शन IBPS से हुआ है कुछ लोग। अब ये नए लड़के लड़की तो दिन भर गूगल करते होंगे, बताओ किसने गूगल करके ये देखा हो कि मेरे पैक्स में मैं क्या कुछ नया कर सकता हूं जिससे मैं एमपैक्स बन जाऊं, इसमें कुछ और नया जाता हूं। वो हमने सोचा नहीं, हमने विचार नहीं किया। हमें लगा हमारी तो सरकारी नौकरी है, 10 से 5 तक की नौकरी करें तीसरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका हम निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ करें। और शिव खेड़ा कहते हैं कि कोई भी सफल व्यक्ति नया काम नहीं करता, हर काम को नए ढंग से करता है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो काम है ना, उसको नए ढंग से करिए। अभी इन्वेस्टर समिट थी, अशोक वर्णवाल जी, मनोज जी यहाँ पर बैठे हुए। इन्वेस्टर समिट में सहकारिता को जोड़ने का हमने प्रयास किया और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने केवल जोड़ा ही नहीं, सफलतापूर्वक 2500 करोड़ रुपए के MOU कराए और नया एक कॉन्सेप्ट देश के सामने स्थापित किया। और केवल देश में, दुनिया भर के सहकारी आंदोलन के सामने हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया CPPP का, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और उसके माध्यम से इस आंदोलन में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। विकास के नए आयाम, रोजगार के नए आयाम, इन्वेस्टमेंट के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं। और वो सब यदि होना है तो वो केवल और केवल आपके माध्यम से होगा। JR, कोई एक JR हाथ खड़ा होकर बता दे कि पिछले 3 महीने में मेरे क्षेत्र की मैं 20% सोसाइटी में गया हूं, बता दो कोई नहीं। DR बता दे कि मैं हफ्ते में मैंने कैलेंडर बनाया है कि मैं अपने क्षेत्र की इतनी सोसाइटी पर दौरा करता हूं। कोई प्रबंधक बता दे कि मैंने भोपाल से ये फरमान आया था कि हमारी पैक्स में पूरी तरह सफाई अभियान हो। कोई एक खड़ा होकर बताए कि साहब आप आ जाओ, किसी समय भी आ जाओ, मेरी पैक्स पूरी सुव्यवस्थित मिलेगी। हम नहीं कर पाए। यदि हम ये करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी गुणवत्ता आएगी, हम कुछ नया कर पाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने कहा है कि सहकारिता से ही समृद्धि आएगी। मुझे अच्छा लगेगा, आई अप्रिशिएट कि कोई एक पत्र मुझे मिले, चाहे वो JR हो, DR हो, AR हो, प्रबंधक हो, अरे इवन हमारे ऑफिस का कोई छोटा सा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी लिखकर भेजे कि इस आंदोलन को अच्छा करने के लिए मंत्री जी आप ये करो, मैं आपकी तारीफ करता हूं। मुझे अच्छा लगा। कम्युनिकेशन स्थापित करिए। आज दिन भर के जो टेक्निकल सेशन है उसके विषय में मैं बात नहीं करूंगा, पर ध्यान रखिए अब यार आपने बहुत ताकत के साथ ये किताब उठाई। पर मुझे मनोज गुप्ता जी 1-2 महीने बाद, 3-4 हफ्ते बाद ये सुनिश्चित करना कि ये किताब उठाने के बाद पढ़ी किसने। ऐसा नहीं हो कि ये जाकर उधर पढ़ जाए जहां पर दिखे ही नहीं है। और उसको लेकर हमें पूरी तरह मन और मस्तिष्क को उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा पावर आंदोलन में आप लगे हो। बहुत सारे लोग आके चले जाते हैं। कितने सहकारिता विभाग में कितने कर्मचारी अधिकारी आए जो रिटायर हो गए, और ऐसे बहुत सारे PS तिवारी यहाँ बैठे, देखो रिटायरमेंट का हमने बुलाया। अरुण माथुर जी वहां बैठे, हमने बुलाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया, उनको याद किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप संकल्प के साथ जाइए और इस आवाज को नीचे तक पहुंचाइए। इस आंदोलन को हमें पावन करना है और कुछ ना कुछ नया करना है। अच्छा, एक केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी ने एक कर्मयोगी एक अभियान शुरू किया है। मुझे बताओ किस किसने उसमें अप्लाई किया है, उसको रजिस्टर किया अपने आप को? कोई है ऐसा? 8 के 8 आयाम किसने पूरे कर लिए बताओ? कितने हैं? 8 और एस्टेब्लिशमेंट के भी है कुछ नए आयाम, उसमें से 12 कर लिए हमने। टोटल 18 है। 18 ये 8 है। 15 है सर, 15 नहीं, 8 कितने किस किसने कर लिए? तुमने कर ली? वेरी गुड। और किसने किए? सिंह साहब आपने भी किए। तुम तो करवाई लो, उसकी कर लिए। और कोई है?
मैं फिर बोल रहा हूं, इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, पर इस तरह से, क्योंकि फिर मैं कहूंगा आप जाकर मेरी जो बात को सोचना, आप ये बात विचार करो कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मुझे मौका मिले। ये मौका मिला है। कर्मयोगी का मतलब यही है कि केवल हम एम्प्लॉय नहीं है, हम केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं है, हम कर्मयोगी हैं। इस देश में कर्म करेंगे और इस देश को बड़ा देश बनाएंगे, ये संकल्प के साथ अपनी नौकरी। किसी ने कहा जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगी। केवल अपने लिए नहीं, इस समाज, इस राष्ट्र के, और ये मैं केवल ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा, आई मीन इट, मैं बोल रहा हूं करो कुछ अच्छा, करना चाहिए अपने काम से। और कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस के लिए नहीं, केवल मेरे आसपास की चीजों को मैं ठीक कर लूं, कुछ नया कर लूं। इस आंदोलन के माध्यम से यदि मैंने जिंदगी में 5-8 लोगों के ही घर को संवार दिया तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। सुनिश्चित करिए आज से जाने के बाद मैं ये चाहूंगा कि मेरा हर जेआर अपना एक कैलेंडर बनाए, बल्कि मैं तो चाहता हूं मनोज पुष्प जी इस बात को सुनिश्चित करें, दोहरा कार्यक्रम होना चाहिए, पता लगना चाहिए जेआर कितने दिन जा रहे हैं, डीआर कितने दिन जा रहे हैं, एआर कितने दिन जा रहे हैं। अब आप सोचो कि ऑडिट को लेकर हमें मीमांसा करनी पड़ती है, अरे ऑडिट तो होना ही चाहिए ना, कैसे ऑडिट रह जाता है? हम रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, ऐसे ही तो ऑडिट है। जहां पर पैसे का लेन देन है, पैसे की आवाजाही है, वहां पर तो ऑडिट होना मैंडेटरी है, उसको लेकर हमें सेशन करना पड़ता है। भाई और साथियों, मौका मिला है, चूको मत, चूक गए तो फिर चूक ही जाओगे। अभी बहुत सारे युवाओं को आज दुर्भाग्य से उनके परिवार की किसी को कोई बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, तो मैं ये देख रहा था कि जितने भी हमारे युवा साथी आज अभी अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए, उनके चेहरे पर बहुत खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने किसी को खोया, परिवार वालों को। पर मैं विभाग को बधाई दूंगा कि अब हमारी 0 पेंडेंसी है। मैंने आके कहा था कि ये जो अनुकंपा नियुक्ति है ये मानवीय पक्ष है और इसमें कहीं भी कोताही नहीं होनी चाहिए, और जितने भी पेंडिंग प्रकरण थे वो पूरे 100% हमने पूरे कर दिए, एक भी पेंडिंग नहीं है। फरवरी में यदि कोई आया होगा तो वो शायद केवल पेंडिंग होगा, मतलब इस महीने तक के हमने पूरे बैकलॉग खत्म कर दिया। इसमें से बहुत सारे ऐसे रिटायर हो जाएंगे, पर रिटायर होने के बाद पहले कुछ अच्छा करना, यही मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं। पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट है, बस आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ नया करने के लक्ष्य के साथ जीना होगा। आपकी पैक्स जबरदस्त तरीके से सुव्यवस्थित हो, नए चीजें करिए, कुछ नया सोचिए। हमने नवाचार विंग बनाई है, आप ये सुनिश्चित करिए कि मैं केवल लोन देने का काम नहीं करूंगा, बीज और खाद का काम नहीं करूंगा, मैंने ये किया, नया कुछ करिए, सफल होइए। जिंदगी में मौका सफलता का बहुत कम मिल पाता है, हमें मौका मिला है, हम लोग केवल अपने जीवन को नहीं दूसरे के जीवन को संभालें। और देखिए, ध्यान रखिए, जो दुआ है ना ये बाय प्रोडक्ट है, हमारे काम करने का जो पद्धति है ना उसका बाय प्रोडक्ट है दुआ। तो जो दुआ होती है ना उससे बड़ी, उससे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं। और आपको ये मौका मिला है कि आप दुआ प्राप्त करो। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि सुनिश्चित करिए कि हमारे विभाग का जो फेस है वो अच्छा हो, उजला हुआ हमारा विभाग की इमेज होनी चाहिए। नया कुछ करिए, मुझसे कम्युनिकेशन स्थापित करिए, मतलब फोन मत ठोक देना, नहीं तो रोज सुबह से काम फोन ठोकने लगे। लिखिए, दीजिए, कुछ नया करिए, आपके क्षेत्र की चीजों को देखिए। अभी हमने संकल्प लिया, अभी केवल 4500 हमारी पैक्स से, आगे जाकर हम पूरी 23000 पैक्स करना चाहते हैं। और यदि हम हर पंचायत में पैक्स करना चाहते हैं तो हमें उसकी वायबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। वहां पर जो पैक्स है वो खुद के पैरों पर खड़ी हो, और उसके लिए नया आयाम स्थापित करना पड़ेगा। ये सहकारी आंदोलन परवान चढ़े, ये सहकारी आंदोलन सफल हो, पारदर्शिता के साथ
हम मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएं, रोजगार के नए अवसर सृजित करें, शहर और गांव की इकोनॉमी हमारे रास्ते से ही लेकर निकले और ये हम सुनिश्चित करें कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ, एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जहां हैं, जिस स्थान पर है, जो जिम्मेदारी भगवान द्वारा हमें दी गई है, जो आदेश भगवान द्वारा हमें दिया गया है, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरे काम करने के तरीके से सुनिश्चित हो कि मेरा विभाग की इमेज भी अच्छी हो और कुछ ना कुछ हम अच्छा कर पाए। इसी कामना के साथ मैं आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली का पर्व आपके जीवन में नए उत्साह के साथ आए। और फिर मैं अभी बहुत लंबी बात नहीं कर पाया, पहले तो सोचा था कि 1-2 घंटे आपसे बातचीत अलग से होगी, पर जो बैंक अच्छी स्थिति में नहीं है वो जग जाए। मुझे लगता है कि बैंक के सीईओ जो तकलीफ में उसको नींद नहीं आनी चाहिए। देखिए इतना लगाव, इतनी बिलोंगिंग जो होती है ना, ये मेरा, इट इज माय ओन करिए, क्या ऑन नहीं ओन, ये मेरा है। आपके घर में कोई नुकसान होता है तो रात में नींद आती है क्या? तो मेरे बैंक में नुकसान हो रहा है, मेरा बैंक पे नाबार्ड की डंडा चलने वाला है, क्या मुझे नींद आनी चाहिए? देखिए, मानो तो ये गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। यदि विचार किया तो है, कैसे ठीक नहीं होगा। मैं डिपॉजिट लाऊंगा, मैं रिकवरी करूंगा, मैं जनप्रतिनिधियों से मिलूंगा, मैं आरसीएस से मिलूंगा, मैं मंत्री से कुछ नया करवाऊंगा, मेरी पैक्स पे नया कुछ आएगा। मेरी जो, अब आप बताओ कितने बैंक वाले हैं जो पैक्स पर ध्यान देते हैं कि उनको इतनी लेनदारी लेनी है और उसके लिए काम करे, चाहे वो मार्केट पे से हो या चाहे नेफेड से हो। बताओ कितनी रिकवरी हुई, बताओ विशेष। नहीं, विशेष एक बात बताओ, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। यदि व्यक्तिगत पैसा लेना होता तो क्या करते? घर जाते नहीं जाते उससे? मार्केट के मुख्यालय में गए विशेष श्रीवास्तव? नहीं गए, कोई बात नहीं, अब जाइए। अब आपकी लेनदारी देनदारी, अरे ये पूरा बिजनेस है भाई, बिजनेस मॉड्यूल है। सर दमोह का 17 करोड़ 50 लाख रुपया था 7 साल का, लेकिन हमने एमडी साहब को लिखा और वहां पे जाके रिकंसाइल किया, 13 करोड़ 50 लाख रुपया दमोह का दिया। वेरी गुड, ताली हो जाएगी। वेरी वेरी, ये करिए, देखिए लगना चाहिए और कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं, केवल मेरी कुर्सी, मेरी टेबल, मेरा दफ्तर, ये मेरा है। ये भावना जिस दिन आ गई ना, सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और मैं खासकर एपेक्स बैंक को भी बोलना चाहता हूं, माननीय मनोज गुप्ता जी, आपको भी और नीचे के लोगों की, भैया पैक्स को संभाल लो। पैक्स को संभाल लिया तो सब कुछ समझ जाएगा। हम पैक्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बैंक अपने पे ध्यान दे रहा है, एपेक्स बैंक अपने पे ध्यान दे रहा है, पैक्स पर ध्यान दीजिए। और इसीलिए ये जो युवा है ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपको बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, बहुत लंबा करना है और ये छोटा मोटी जगह नहीं है। यदि आप पैक्स के मालिक हो, ये जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, और इसको आप, स्काई इज द लिमिट, किसी भी स्थान तक ले जा सकते हो। अभी जब हमने इन्वेस्टर समिट में बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सोसाइटी के अध्यक्ष चाटक जी को बुलाया, आप यू नेम इट यू गेट इट। बुल्डाना जाओगे तो बुल्डाना क्रेडिट मूवमेंट के अलावा, क्रेडिट सोसाइटी के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। होटल उनकी, मैरिज लॉन उनका, बैंक उनके, 2000 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन दिया है। महाराष्ट्र का कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है जिसको उन्होंने लोन ना दिया। क्या हम नहीं कर सकते? सोचना पड़ेगा, नया करिए, पूरा समर्थन है मेरा, अच्छा करिए, पारदर्शिता लाइए। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आपके साफ सफाई हो, कंप्यूटर का पूरा उपयोग हो। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर वो पड़ा है तो उसमें जंग ही लग गई, उसमें धूल से ही हो गया खेल खत्म।
सरकारी दफ्तर जैसा नहीं, प्रोफेशनलिज्म आएगी। मैंने हमारे सीईओ को बोला था दीपावली पे, न्यू ईयर पर मिलने जाइए कलेक्टर से, जाइए जो आपके आपके ग्राहक हो सकते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करिए, आपके यहाँ का माहौल अच्छा बनाइए। हम सबको मिलकर बड़ा काम करना है, हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि ये देश बड़ा बने। और वो केवल और केवल, मैं हर समय कहता हूं कि देखिए आप आशीष, विशेष, विश्वास, केवल ये नहीं हो, ये व्यक्ति नहीं है, इस देश का एसेट है। ध्यान रखिए, हम केवल हम नहीं हो। पहले जय गुरुदेव का नारा लगता था ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हम नहीं है, हम इस देश का एक बड़ी पूंजी है। और कुछ मत करो, अपने को सुधार लो, ये देश सुधर जाएगा। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आप सफल रहिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए और ये सुनिश्चित करिए कि हम सब मिलकर एक शक्तिशाली, वैभवशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण करें, और उसके लिए हम अपनी अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान।